हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम मेंटल एबिलिटी सीरीज के नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है पजल टेस्ट। जैसा कि इस चैप्टर का नाम बता रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम पजल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहां पे आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। आपको उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के उन सभी का एक छोटा डायग्राम बनाना है या टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है या उनको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, राइट। जैसे ही आप उस दिए गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, देन उस सेम इंस्ट्रक्शन के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको आंसर करना है। दिस इज दैट सिंपल, राइट। इतना इजी चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, हमेशा की तरह इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना, राइट। जिस बच्चे ने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करके उसको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिख लिया या फिर शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लिया, वो बच्चा इजीली आंसर कर पाएगा सभी क्वेश्चंस के, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अराउंड 18 इन नंबर। हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, हम वन बाय वन सॉल्व करते चलेंगे। एंड जैसे ही हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, आई थिंक हर बच्चे को इस चैप्टर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी, राइट। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, पजल टेस्ट। सो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट पजल के साथ। क्वेश्चन से रिलेटेड अच्छा तो मैं बोलूंगा इसको पजल, राइट। चलिए, सो पहले 5 क्वेश्चन के लिए आपके पास यह इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको रीड कीजिए और लिखते चलिए, राइट। सबसे पहले हम मार्क क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस के अंदर हमको क्या बताया हुआ है, प्रोफेसर्स, वो प्रोफेसर किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। थर्ड चीज क्या है, वह सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, मेरा नाम अजय, मैं पढ़ाता हूं प्रूटर के साथ क्या सब्जेक्ट, रीजनिंग। ये 3 डिफरेंट क्वालिटीज हो गई। इसी तरह इस फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास टीचर्स के नेम, उनका यूनिवर्सिटी और थर्ड इज उनका सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, राइट। चलिए हम वन बाय वन करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या देख सकते हैं, टोटल कितने प्रोफेसर्स हैं, 5 प्रोफेसर्स या टीचर्स, जो मर्जी बोल लीजिए आप, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रोफेसर्स लिखा हुआ है तो इनको हम एड्रेस करेंगे एज प्रोफेसर्स। चलिए, सो उनका नाम क्या क्या है, डॉक्टर जोशी। मार्क करते चलिए, जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आप लिखते चलिए साथ साथ। डॉक्टर जोशी, डॉक्टर दावर, डॉक्टर नटराजन, डॉक्टर चौधरी एंड डॉक्टर जिया। टोटल कितने हमारे पास प्रोफेसर्स हैं, 5 प्रोफेसर्स हैं। तो डेफिनेटली 5 प्रोफेसर्स कितने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 5 अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, ओके। सो इनके सब्जेक्ट्स कोई रैंडम ऑर्डर में लिखा है, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। सो इनमें से कोई एक जूलॉजी का टीचर है, इनमें से कोई एक फिजिक्स का टीचर है, कोई बॉटनी का है, कोई जियोलॉजी का है एंड एक हिस्ट्री का है। हमें नहीं पता इनमें से कौन कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, एक गुजरात यूनिवर्सिटी से है, एक मुंबई और एक ओस्मानिया, राइट इट एज एन, राइट, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। सो आपके पास यहाँ पे क्या डिटेल्स आई हैं, 4 यूनिवर्सिटी के नेम आ गए, 5 फैकल्टी के नेम आ गए और 5 ही सब्जेक्ट आ गए। ये तो श्योर है एक सब्जेक्ट एक ही फैकल्टी पढ़ाएगा, बट हियर 2 फैकल्टीज आर फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी बिकॉज हमें पास 4 यूनिवर्सिटीज हैं फॉर 5 टीचर्स। सो ये कंफर्म हो गया यहाँ से कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर 2 टीचर्स हो सकते हैं, राइट। चलिए, हमारे पास ये पहला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट था जहां से हमें इन सारी चीजों का पता लग जाता है। चलिए, सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर चौधरी जो कि एक फैकल्टी है या एक प्रोफेसर है, टीचेस जूलॉजी इन मुंबई यूनिवर्सिटी। क्या बात है, आपको यहां से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि डॉक्टर चौधरी, राइट, टीचेस जूलॉजी कहां पे, मुंबई यूनिवर्सिटी में। ये वाला पॉइंट तो क्लियर कट है, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ 4 फैकल्टी रह गए हैं या 4 प्रोफेसर्स रह गए हैं जिनके बारे में आपको बताना है, राइट। ये आपका सेकेंड इंस्ट्रक्शन से हमको क्या आउटपुट मिलता है। अब देखते हैं थर्ड इंस्ट्रक्शन से हमें क्या आउटपुट मिलेगा। क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर नटराजन इज नाइदर इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी नॉर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहां से आपको क्या क्लियर हो गया कि ना तो डॉक्टर नटराजन जो हैं, ना तो वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हैं, ना ही वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। इसका मतलब जो बाकी 2 बची, दैट इज आर गुजरात यूनिवर्सिटी एंड मुंबई, वो उनसे हो सकते हैं। सिमिलरली
क्या वो ही टीचेज नाइदर जूलॉजी नॉर हिस्ट्री। इसका मतलब जो डॉक्टर नटराजन है वो ना ही जूलॉजी पढ़ाते हैं, जियोलॉजी, ना ही हिस्ट्री और ना ही जूलॉजी, बिकॉज जूलॉजी कौन पढ़ाता है? डॉक्टर चौधरी। तो हमारे पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचे, उसमें से एक डॉक्टर नटराजन पढ़ाते हैं। ये आपके पास आउटपुट आएगा थर्ड इंटेल से। चलिए लिखते चलिएगा, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है सबको लिखते चलिएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? डॉक्टर जिया के बारे में बता रहा है। टीचेस फिजिक्स। डॉक्टर जिया क्या पढ़ाती हैं? फिजिक्स। एक और इंटेल मिल गई यहां से हमको। डॉक्टर जिया क्या टीच करते हैं? ये लोग फिजिक्स पढ़ाती हैं मैम। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया एक इंटेल। इनकी यूनिवर्सिटी कौन सी है अभी पता नहीं है। नाइदर इन मुंबई यूनिवर्सिटी नॉर इन ओस्मानिया। किसमें नहीं है हमको ये पता है। वेरी गुड। सो ये आपका आउटपुट आता है फोर्थ पॉइंट से। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए फिफ्थ पॉइंट क्या बताता है? डॉक्टर जोशी टीचेस हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्लियर कट पॉइंट आ गया आपके पास एक और, इसको मार्क कर लीजिए। डॉक्टर जोशी टीचेस व्हाट? हिस्ट्री। चलिए डॉक्टर जोशी implies to history implies to Delhi University। यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो गया। जो पॉइंट्स मैंने पूरे लिखे हैं डॉक्टर जिया के बारे में मैंने बताया यहां तक। ठीक है, यूनिवर्सिटी का कंफर्म नहीं है बट ये पॉइंट क्लियर है उनका, इनका ये पॉइंट क्लियर है। सिमिलरली पीछे मैंने बताया था। ठीक है, तो 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है? 2 प्रोफेसर्स आर फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। सो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी एक यूनिवर्सिटी से 2 प्रोफेसर होंगे, तो वो यूनिवर्सिटी कौन सी है? गुजरात। ठीक है, कौन कौन होंगी ये हम फिगर आउट कर लेंगे अभी। ये आपका आउटपुट था फ्रॉम सिक्स्थ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट से आपको क्या आउटपुट मिलेगा? 1 प्रोफेसर टीचेस ओनली 1 सब्जेक्ट एंड इन 1 यूनिवर्सिटी ओनली। इसका मतलब अगर मैं यहाँ बात करूं, डॉक्टर जोशी सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मंडे को पढ़ा रहे हैं और ट्यूसडे को चले गए ओस्मानिया में, वेडनेसडे को मुंबई यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं होगा। एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा और एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा। ये कहां से आउटपुट मिलता है आपको? पॉइंट नंबर 7 से, राइट। चलिए अब आपको क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बेसिस पे क्या पूछा गया है। लास्ट में हम क्या करेंगे, हम अपनी सभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं साथ की साथ इन सातों इंस्ट्रक्शंस को यूज करके एक टेबल फॉर्म में लिख लेंगे, राइट। जिसके अंदर हम यहाँ पे टीचर्स के नाम, यूनिवर्सिटी के नाम लिख लेंगे, ऊपर सब्जेक्ट के नाम लिख लेंगे और इंटरसेक्शन में उनका यूनिवर्सिटी को लिख देंगे, राइट। चलिए हमसे क्या क्या पूछा है? जियोलॉजी कौन पढ़ाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, हम देखते हैं अभी कौन पढ़ाएगा। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जिया पढ़ाते हैं? हमें पता है ना, डॉक्टर जिया का सब्जेक्ट तो हमें पता लग गया था। ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर जिया फिजिक्स पढ़ाती हैं, बट कहाँ पढ़ाती है ये नहीं पता। यहाँ क्वेश्चन में पता लग जाएगा। हु टीचेस बॉटनी? बॉटनी कौन पढ़ाता है? देखते हैं। डॉक्टर जिया तो नहीं पढ़ा सकती, ठीक है, पता है आपको डॉक्टर जोशी, दवा या नटराजन में से कोई पढ़ाएगा, राइट। चलिए हु इज फ्रॉम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी? चलिए हमें पता है गुजरात यूनिवर्सिटी से 2 टीचर होने वाले हैं, तो ओस्मानिया से कौन होगा ये पता लगाना है हमको। और द फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? चलिए डॉक्टर जिया दिल्ली से हैं, या जियोलॉजी चौधरी सर पढ़ाते हैं, या फिर दावर सर मुंबई यूनिवर्सिटी से हैं और नटराजन गुजरात यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई एक करेक्ट होने वाला है। इसके लिए हम एक टेबल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन पार्ट क्या कहता है? फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो अब तक हमने सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे अगर हम बात करें, क्या बात करेंगे? फ्रॉम सेकेंड पॉइंट व्हाट वी गेट, डॉक्टर चौधरी टीचेस जूलॉजी इन मुंबई यूनिवर्सिटी। ये तो क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर चौधरी टीचेस व्हाट? जूलॉजी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जियोलॉजी। ये तो गलत हो गया, पढ़ाते क्या है वो? जूलॉजी। चलिए पहला जो हमारा सॉल्यूशन का जो कंप्रिहेंशन पार्ट है वो ये आता है। सेकंड क्या आता है? वी गेट दैट डॉक्टर नटराजन ना ही तो वो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ना ही वो दिल्ली में पढ़ाते हैं। इसका मतलब या तो वह मुंबई में पढ़ाएंगे या फिर गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। ये क्लियर हुआ? किसकी बात हो रही है ये? डॉक्टर नटराजन की। चलिए सिमिलरली ही टीचेस नाइदर जियोलॉजी
नॉर हिस्ट्री, इसका मतलब वो या तो फिजिक्स पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगे क्या, बॉटनी। ये आपको आउटपुट मिल गया थर्ड पॉइंट से, ठीक है। फोर्थ से क्या मिलता है, डॉक्टर जिया जो कि फिजिक्स के टीचर हैं, ये तो हमको पता है। शी इज नॉट टीचिंग इन आइदर मुंबई और उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इसका मतलब वो बाकी दो बच्ची कौन सी, दिल्ली और गुजरात में से किसी में पढ़ाएंगी, राइट। चलिए ये भी क्लियर हो गया। फ्रॉम पॉइंट 5 हमें क्या मिलता है, डॉक्टर जोशी क्या पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, कहाँ पे, दिल्ली। ये बहुत क्लियर कट पॉइंट है आपका। अगर आप 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, डॉक्टर नटराजन क्या पढ़ाएंगे, बॉटनी। डॉक्टर नटराजन क्या पढ़ाएंगे, बॉटनी। और अगर यहाँ देखते हैं डॉक्टर नटराजन गुजरात में पढ़ाते हैं, अब ये श्योर नहीं है हमको, ठीक है। एंड उस्मानिया में पता नहीं अभी कौन पढ़ाएगा, बॉटनी कौन पढ़ाएगा, डॉक्टर नटराजन। आपको मिल गया इसका आंसर भी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रॉम 1 and 2 एंड 4th डॉक्टर नटराजन एंड जिया। डॉक्टर जिया कहाँ से हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी। मैंने बताया था ना गुजरात यूनिवर्सिटी से 2 टीचर होने वाले हैं, तो आपका वो हो गया। ऑन फाइनलाइज समरी हमने एक टेबल प्रिपेयर कर लिया। चलिए ये टेबल आप पढ़ सकते हैं। पहला क्या है, डॉक्टर जोशी दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री के फैकल्टी हैं, ये प्रोफेसर है, राइट। ऑप्शन 2 डॉक्टर दावर फ्रॉम उस्मानिया, क्या पढ़ाते हैं, जियोलॉजी। थर्ड पॉइंट क्या बताता है आपको, डॉक्टर नटराजन गुजरात यूनिवर्सिटी से बॉटनी पढ़ाते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी था। फोर्थ डॉक्टर चौधरी फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी जूलॉजी पढ़ाते हैं। और लास्ट पॉइंट डॉक्टर जिया, जो हमें पता है पढ़ाती क्या है, फिजिक्स, कहाँ पढ़ाती है, गुजरात यूनिवर्सिटी में। सो गुजरात यूनिवर्सिटी से 2 टीचर कौन कौन से हो गए, डॉक्टर नटराजन एंड जिया। सो इसके बेसिस पे हमें क्या क्या आंसर मिलेगा, पहले क्वेश्चन का डॉक्टर दवर टीचेस जूलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी था। डॉक्टर जिया इज फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, पढ़ाती क्या है, फिजिक्स। चलिए डॉक्टर नटराजन इज फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, डॉक्टर नटराजन इज फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी एंड टीचेस बॉटनी, ये भी क्लियर हो गया। फोर्थ डॉक्टर दवर इज फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन यही था, हु इज फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी। डॉक्टर नटराजन गुजरात यूनिवर्सिटी इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन। डॉक्टर नटराजन फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक हर बच्चे को समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, राइट। सो ये 5 आंसर्स। अब बच्चों यहां से सबसे बड़ा चीज सी सीखने के लिए मिलता है, वो ये क्या है कि आपने अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लिया, राइट, इसके बाद आपने उनको उनका लाइक रिव्यू को देखना शुरू कर दिया कि फर्स्ट से हमें ये मिलता है, सेकंड से हमें ये मिलता है, थर्ड से हमें ये मिलता है। जैसे ही आपने ये वाला काम कर लिया, इसके बाद क्वेश्चंस पढ़िए कि क्या क्या पूछा है और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को फ्रेम करना शुरू करिए। और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस टेबल को फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट से पता लगा कि डॉक्टर जोशी दिल्ली में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लिख लिया। बाकी सबको हम लोगों ने धीरे धीरे कंक्लूड किया, राइट। चलिए आपके पास सारे आंसर्स हो गए, ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शंस इसी क्वेश्चन में दी हुई है, राइट। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, रमेश इज टॉलर देन विनय, मतलब ये हाइट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि जो लंबा होगा हम उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको नीचे लिख लेंगे, राइट। चलिए क्या क्वेश्चन है, रमेश टॉलर देन विनय। हमने लेट्स करो यहां लिख लिया रमेश बड़ा है विनय से, तो मैं विनय नीचे लिख लिया, वेरी क्लियर। चलिए हु इज नॉट रमेश टॉलर देन विनय, हु इज नॉट एज टॉल एज करण, इसका मतलब विनय किससे बड़ा हो जाएगा, हु इज नॉट एज टॉल एज करण, ठीक है, मतलब करण ज्यादा बड़ा हो जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा था, रमेश हु इज टॉलर देन विनय, हु इज नॉट एज टॉल एज करण, मतलब करण भी बड़ा है उससे। बट अभी ये नहीं पता कि करण और रमेश में से कौन बड़ा है, तो हम इसको यहां ना लिख के इसी हायरार्की के अंदर यहां लिख लेते हैं हम लोग, किसको, करण को, ठीक है। करण और रमेश में से कौन बड़ा है हमें नहीं पता अभी, ठीक है। संजय इज टॉलर देन अनुपम, यहां लिख लेते हैं इसको, संजय इज टॉलर देन अनुपम, ये भी क्लियर हो गया। बट शॉर्टर देन विनय, इसका मतलब संजय विनय से छोटा है, एंड संजय से छोटा कौन है, अनुपम।
ये क्लियर हो गया, इसको यहां से वी कैन रिमूव, राइट। चलिए इतना सबको क्लियर हो गया। अभी बस हमें इन दोनों में कंफर्म नहीं कि सबसे बड़ा कौन होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग द इज द टॉलेस्ट, बेसिकली सबसे लंबा इंसान कौन है आउट ऑफ रमेश, करण, विनय, संजय और अनुपम में से सबसे बड़ी हाइट किसकी है, राइट, ये पूछा है। अब आपको पता है कि रमेश विनय से बड़ा है, विनय संजय से बड़ा है और संजय अनुपम से बड़ा है। इन सब से बड़ा कौन हो गया, रमेश। और आपको यही पता है कि करण बड़ा है किससे, विनय से, तो ये तो सही है। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है ये कैसे पता लगाएंगे हम, हमारे पास कोई और स्टेटमेंट भी नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, इन दोनों में से ऑप्शन में होगा तो उसको मार्क कर देंगे। चलिए ऑप्शन में रमेश है, वेरी गुड। ऑप्शन में तो करण भी दिया हुआ है, विनय भी दिया हुआ है, विनय तो आंसर नहीं हो सकता। अब दोनों ऑप्शन में तो मतलब ये भी आंसर नहीं होंगे, इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली तो आंसर बता नहीं सकते। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हमारे पास इन दोनों के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी होती तो हम आंसर को मार्क कर सकते थे, राइट। ये क्वेश्चन आता सब बच्चों को क्लियर हो गया, वेरी गुड। इन दिस क्वेश्चन रैंकिंग हमें बता चुकी है, हम सॉल्यूशन पार्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबको समझ आया यहाँ तक, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है, हम इनको पढ़ेंगे और ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स को मार्क करेंगे। चलिए सबसे पहला पार्ट क्या है, हम इसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। चलिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का पहला पार्ट क्या है, आप यहां पे लिखते भी चलेंगे, राइट। देयर आर 5 men, मैन कितने हैं, 5, और कौन कौन है, ए, बी, सी, डी और ई। ये आपके पास 5 आदमी हो गए। चलिए 6 कितनी है आपके पास औरतें हैं, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। इसका मतलब वुमेन कितनी हो गई, 6, दैट इज पी क्यू आर एस टी एंड यू। समझ आ गया, यहां तक टोटल कितने हो जाएंगे अब, 11, राइट। हर बच्चे को ये क्लियर हो गया यहां तक। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत तो आप मुझे बता सकते हैं, राइट। चलिए समझ आया यहां तक, ये तो आपको यहां तक का इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया, यहां से लेके यहां तक का। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है, ए बी आर आर एडवोकेट्स, यहां लिखते हैं इसको, ए बी और आर, ये कौन है आपके, एडवोकेट्स। चलिए इसको यहां पे मार्क कर लेते हैं, ए बी आर क्या हो गया आपका, एडवोकेट्स। एंड क्या दिया हुआ है, सी डी पी क्यू एंड एस, ये पांचों कौन है, डॉक्टर्स। चलिए ठीक है, अब जो बाकी बच गए हैं वो कौन है, टीचर्स। कौन कौन बच गया, देखिए ए बी सी डी है, यहाँ पे ई नहीं है, ई, वेरी गुड, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी और यू नहीं है, ई टी यू आप पे कौन हो जाएंगे, टीचर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला इंस्ट्रक्शन भी क्लियर हो गया। सो हमने ठीक है, सम टीम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन, ठीक है। चलिए ये हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया, ठीक है। एबीआर कौन है आपके, एबीआर एडवोकेट्स हैं, ठीक है। सी डी पी क्यू एस कौन है, डॉक्टर्स। ई टी यू कौन है, टीचर्स। सभी का प्रोफेशन पता लग गया है, वेरी गुड। अब पढ़ते हैं हम लोग पहली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या लिखा हुआ है, ए पी यू हैव टू बी टुगेदर, मतलब ए पी यू हमेशा साथ रहेंगे। बी कैन नॉट गो विद डी, बी कैन नॉट गो विद डी और बी कैन नॉट गो विद आर, ये भी सही है। यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं सिंप्लीफाई करके, ठीक है। नोट दिस थिंग्स, बिकॉज जिस बच्चे को कंप्लीट इंस्ट्रक्शन समझ आ जाती है ना, आंसर फाइंड करना इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट, राइट। चलिए ई क्यू हैव टू बी टुगेदर, ई क्यू हमेशा साथ होंगे, तो आप जिस भी ग्रुप में ई को ले रहे हैं उसमें क्यू भी जाएगा ही जाएगा हमेशा, राइट। सी टी हैव टू बी टुगेदर, सी टी भी साथ में होंगे।
साथ वाले कौन कौन हो गए? APU, EQ और CT. DP cannot be together. जो हम DP हो गया, ये दोनों साथ में नहीं आ सकता. C cannot go with Q. अब ये देख लीजिए, इसका मतलब जहां पे C है वहां T भी आएगा, और जहां C आ गया वहां पे Q नहीं आएगा. मतलब जहां पे C और T है वहां Q नहीं आएंगे, और यहाँ पे Q है तो वहां C और T में से कोई नहीं आएगा. समझ आ गया यहाँ तक? और जहां पे Q आ गया, इसका मतलब वहां पे C नहीं आएगा, इसका मतलब वहां पे T भी नहीं आएगा, राइट. और वहां पे E आएगा ही आएगा 100%. इस तरीके का रिलेशन समझ आ गया सही बच्चों को? चलिए, ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लीजिएगा, राइट. चलिए, EQ, CT एंड APU, DP और CQ साथ में नहीं आएंगे, राइट. आपके पास आता है पहला क्वेश्चन. टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस टाइप के. पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक टीम सिलेक्ट करिए जिसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है? 2 मेल चाहिए, 2 मेल एडवोकेट चाहिए. चलिए, 2 लेडी डॉक्टर्स, 2 लेडी डॉक्टर्स, ओके, 1 टीचर. ओके, अब यहां से आपको ये तो क्लियर हो गया, अ टीम कंसिस्ट ऑफ दिस, मतलब 5 लोगों की टीम बनानी है आपको बेसिकली. 2 मेल एडवोकेट, 2 लेडी डॉक्टर्स और 1 टीचर. ठीक है, अब कंडीशंस क्या है ये आ गया आपके पास. हमें चाहिए 2 मेल एडवोकेट. अब एडवोकेट कौन कौन है? ABR. ठीक है, ABR. इसमें से मेल कौन है? AB. मतलब A और B तो आएंगे ही आएंगे. चलिए, A और B कंफर्म हो गया. चलिए, अब 3 और रह गए. 2 फीमेल डॉक्टर्स भी चाहिए, राइट. मैंने क्या बताया है, अगर A आएगा तो P और U भी आएगा. समझिए आप लोग, इसका मतलब P U तो आ गए, और हमें चाहिए बस एक और लेडी डॉक्टर. क्या चाहिए? A B P U तो आपका फाइनल हो गया. P के साथ आप क्या ले सकते हैं? अब ये देख लीजिए, A B P U क्लियर है, राइट. A B P U ये आपका क्लियर हो गए. अब हमको चाहिए एक लेडी डॉक्टर, दैट इज P हो चुका है, QRSTU. इनमें से कोई चाहिए हमको. ठीक है, ओके. इसका मतलब अब देखिए आप, APU तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, समझ आ गया. P भी हम देख सकते हैं यहाँ से. अच्छा, P भी ले चुके हैं हम ऑलरेडी. तो दिक्कत, क्वेश्चन तो सॉल्व यही हो चुका है हमारा, राइट. सब कुछ समझ आ गया. ये देखिए, ठीक है, CDPQS में से क्या क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, D के साथ P नहीं जाएगा, ये तो खत्म हो गया. ठीक है, CQS में से कोई जाएगा, राइट. आपको CQS चेक करना होगा यहां से. CQ, C और Q भी साथ में नहीं जा सकते, S बचा. आपका आंसर मिल गया यहाँ से आपको, A B. ये क्लियर है. PU भी जाएगा एंड Q भी जाएगा. आपका Q तो जा ही सकता साथ में, तो A B PU और S हमने फाइनल किया था, राइट. सो ये आपके क्या हो गए? मेल एडवोकेट्स. ये आप पे क्या हो गए? फीमेल डॉक्टर्स एंड 1 टीचर. समझ आया सही बच्चों को किस तरह रिलेशन हमको रिलेशन को हम यूज किस तरह कर सकते हैं? ठीक है, चलिए, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेनेशन की हेल्प से समझाता हूँ. चलिए, इफ द टीम कंसिस्ट ऑफ 1 एडवोकेट, हमें चाहिए एक एडवोकेट, जेंडर मेंशन नहीं है याद रखना. 2 डॉक्टर्स, इसका भी जेंडर मेंशन नहीं है. 3 टीचर्स एंड C may not go with T. चलिए, C T के साथ नहीं जाएगा. बहुत क्लियर चीज है एक क्या, आपके पास टीचर्स हैं कितने? ETU 3 ही टीचर हैं, राइट. अब यहां देखिए, डिमांड कितने की है? 3 टीचर्स, मतलब ETU तो आपका फिक्स हो गया. ठीक है, आपको क्या चाहिए? एक एडवोकेट चाहिए और एक वो चाहिए डॉक्टर. हमें बताया कि विच वन, ये वाला देखिए आप स्टेटमेंट, APU हमेशा साथ में होने चाहिए. सो इस क्वेश्चन का बहुत क्लियर कट हो जाएगा, APETU, क्लियर कट, राइट. जस्ट अ सेकंड.
ओके, ए पी ई टी यू, ये आपको मिलना चाहिए आंसर में। ए पी लिसन, ए पी ई टी यू, इसमें तो है ये, इसमें नहीं है, इसमें ए ही नहीं है। ऑप्शन बी आपका आंसर होना चाहिए। मिल गया? दिस इज दैट सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कंपैरेटिवली काफी इजी होता है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे ही आपने सीरीज बना लिया, जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है, फिर डिफिकल्टी 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फिर 10 एंड देन 11। ओके, एक टीम है जो कंसिस्ट किसका है? एक मेल एडवोकेट, क्या है? एक मेल एडवोकेट, वन मेल डॉक्टर, वन मेल डॉक्टर, वन लेडी डॉक्टर, ओके, वन फीमेल डॉक्टर, 2 टीचर्स। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगेन इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं आपको और ऑप्शंस आपको अपने आप मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए ए पी यू होना चाहिए, ए पी यू, ये तो ऐसे गलत हो गया। ए पी यू इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। आपके पास 2 बचे, ए या सी, राइट। अगर इसकी बात करता हूँ, वन मेल एडवोकेट हो गया, ठीक है। इसके बाद राइट, इसके बाद हम क्या देखेंगे? सीपी, ये क्या हो गया? मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर एंड 2 टीचर। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं वन बाय वन। द मेल एडवोकेट आर ए और बी, ठीक है। सो द मेल डॉक्टर्स आर सी एंड डी, द लेडी डॉक्टर्स आर पी क्यू एस, द टीचर आर ई टी एंड यू। ये आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस थी जो क्वेश्चन में दी हुई थी, राइट। इफ वी सिलेक्ट पी, राइट, यू विल बी सिलेक्टेड, राइट। T and P cannot go together, we know. So the male doctor will be C selected. And C है, C T have to be together, तो T भी आ जाएगा। तो C T आ गया और A P U आ गया, 2 कंडीशन सेटिस्फाई। सो आपका आंसर हो जाएगा। And if we select B, so D will not be selected. एक तो कंडीशन वो हो गई। So the male doctor is C will be chosen. C है तो T भी आएगा, have to be together. So A P U, sorry, A, हाँ ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या था? ए पी यू टुगेदर होने चाहिए और सी टी, ये आपका बन जाएगी एक टीम। एक और टीम क्या बन सकती है? ये वाली, यहाँ पे सी ई साथ में जाएगा, बी क्यू टी साथ में जाएगा। समझ आया यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब देखिए ना, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी इस चैप्टर में एक भी जगह, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर का अगला पोर्शन चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट इस चैप्टर का क्या है, ये रहा आपके सामने। इफ द टीम कंसिस्ट ऑफ वन एडवोकेट, एक एडवोकेट है, अब इसके अंदर जेंडर मेंशन नहीं है। 3 डॉक्टर्स, अगेन जेंडर मेंशन नहीं है। 1 मेल टीचर, इसका मतलब टीचर कौन है हमारे पास? ETU है, टीचर्स। इसमें से एक मेल वो चाहिए आपको, टीचर, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां देखिए, द एडवोकेट्स आर ABR, पता है। द डॉक्टर्स आर CD PQS, एंड सो इट इज वेरी क्लियर दैट टीचर विल बी E, जो आपका मेल टीचर है। आपका E आ गया, E विल बी सिलेक्टेड, E एंड Q हैव टू बी टुगेदर, सो Q भी आ जाएगा। Q भी आ गया, E और Q हमारा फाइनल हो गया यहाँ से, वेरी गुड। C एंड Q कैन नॉट बी टुगेदर, मतलब C तो नहीं आएगा, C विल नॉट सिलेक्टेड, C हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद P आल्सो कैन नॉट गो विद U, सो P भी हटा दिया हमने, चलिए P भी हटा दिया, राइट। सो द अदर 2 डॉक्टर्स आर D एंड S, ये दोनों आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। D और S भी सिलेक्ट कर लिया हमने। P इज नॉट सिलेक्टेड, वाई P इज नॉट सिलेक्टेड, सो A विल नॉट बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास APU साथ में चाहिए तो A भी नहीं आएगा। तो डॉक्टर्स कौन कौन से बचे हमारे पास? इवेंचुअली D विल बी सिलेक्टेड बिकॉज यही एक रिमेनिंग था, एंड B कैन नॉट सिलेक्टेड बिकॉज साथ में नहीं जा सकते दोनों, राइट। साथ में दोनों नहीं जा सकते, इसका मतलब D आपका सिलेक्ट हो गया,
ई और क्यू आपने सेट कर दिया था, आर और एस भी सेट कर दिया, ये आपके पास टीम बन जाएगी DEQRS, DEQRS। ठीक है, हर बच्चे को यहां तक समझ आ गया किस तरह का क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है सेम इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, राइट। चलिए, इसमें क्या लिखा गया है, इफ द टीम इज टू कंसिस्ट ऑफ 2 एडवोकेट्स। अब टीम को 2 एडवोकेट्स चाहिए, राइट। 2 डॉक्टर्स, देखिए क्या हो गया यहाँ पे, 2 एडवोकेट्स, जेंडर मेंशन नहीं है, 2 डॉक्टर्स, जेंडर मेंशन नहीं है, और 2 टीचर्स, ठीक है, एंड नॉट मोर देन 3 लेडीज। कंडीशन क्या है, 3 लेडीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, मोर देन 3 लेडीज नॉट अलाउड। ओके, कंडीशंस क्या है, ये आपके पास 4 एग्जांपल्स दिए हैं, अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ACPRTU एंड देखिए ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे ना, सबसे पहले APU तो नहीं है इसके अंदर, ये हट जाएगा, APU इसमें है, APU इसमें भी है, एंड A, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। ACPRTU and AEPQRT are wrong because the combination is not right. ACPRTU ये भी wrong हो गया, and AEP ये भी wrong हो गया। आपके पास अच्छा ऑप्शन A और D, and BCEQT is correct because B और R cannot go together. ओके, चलिए आपका आंसर ये हो जाएगा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। ऑप्शन आंसर क्या होगा आपका, BCEQRT। समझ आ गया, इसके अंदर लेडीज भी 3 से ज्यादा नहीं है, एंड पेयर्स जितने भी फॉर्म किए वो सभी सही फॉर्म किए हैं, राइट। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरफ, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शंस आपके कहां तक वैलिड होंगे, फॉर नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, 12, 13, 14 एंड 15, राइट। चलिए, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन का, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 4 वुमेन A, B, C एंड D। चलिए, वुमेन कितने हो गए, 4, दैट इज A, B, C एंड D। यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो गया, वेरी गुड। एंड 3 मैन, यहाँ पे 3 लड़के भी हैं, ठीक है, बॉयज, इन्हें हम क्या बोलेंगे, E, F एंड G। बस समझ आ गया यहाँ तक। पहले 4 औरतें और फिर 3 लड़के, क्वेश्चंस में और तो कुछ गिवन नहीं है। ये अब एक गेम खेलने वाले हैं, इसका नाम है ब्रिज, ठीक है। और आपको पता है ब्रिज खेलने के लिए हमें कितने प्लेयर चाहिए होते हैं, 4 प्लेयर। इन्हीं में से हम कॉम्बिनेशन बिठाएंगे 4 प्लेयर्स का, पर उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी आपके सामने, मैं आपको बताता हूं। कंडीशन नंबर 1, एक ग्रुप के अंदर 3 मैरिड कपल्स और एक विडो, ठीक है। जो आपको 7 लोग दिए हैं, इसमें से 3 कपल्स हैं, इट मींस 6, और 1 क्या है, विडो, ठीक है। चलिए, यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो गया, राइट। ओके, सेकेंड इज स्पाउस आर नेवर पार्टनर इन अ गेम। मतलब जो स्पाउसेज है, जो पति पत्नी है, बेसिकली जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो कपल हैं, ये लोग एक गेम के अंदर एक टीम में नहीं हो सकते। सेकंड कंडीशन क्लियर। थर्ड कंडीशन, एक मैरिड कपल से ज्यादा मैरिड कपल से ज्यादा 2 मैरिड कपल बेसिकली सेम टीम में या सेम गेम में नहीं खेल सकते। समझ आया? टोटल 4 लोग हैं, इसमें से 2 मैरिड कपल हैं, तो बाकी दोनों अनमैरिड होंगे, बाकी दोनों की शादी आपस में नहीं होगी। बस बेसिकली ये कंडीशन है, कपल एक ही खेल सकता है एक गेम के अंदर। चलिए, इन्होंने एक दिन कितने 4 मैचेस खेले, ठीक है। 4 मैचेस में टीम क्या क्या बनाई है इन्होंने, देखिए पहली टीम क्या है, ए और ई वर्सेस बी एंड एफ। इसका मतलब या तो ए और ई कपल हो सकते हैं या फिर बी एंड एफ कपल हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक, ए और जी और वर्सेस डी एफ। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, या तो ए ही कपल है या फिर ए जी कपल है, राइट। पी सी वर्सेस एफ जी,
इसका मतलब या तो एफ का डी से रिलेशन होगा या जी से रिलेशन होगा, या फिर बी का एफ से होगा या बी का सी से होगा। सी ई और डी जी, ये 4 गेम्स खेले गए हैं। समझ आ गया? कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे अब। चलिए, सबसे पहले पूछा है कि ई की शादी किससे हुई है, एफ की शादी किससे हुई है, जी की शादी किससे हुई है, किस किसकी, ई एफ जी, राइट। ई एफ जी की शादी किससे हुई है और विडो कौन है, बस आपको यही फाइंड करना है। ई एफ जी की शादी किससे हुई है, डेफिनेटली ए बी सी डी से हुई होगी कि इनमें से किसी एक से, और ए बी सी डी में से जो लास्ट में बचेगा वो विडो हो जाएगा, राइट। हमको यही सारी चीजें फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 के अंदर, ठीक है। हु इज मैरिड टू ई एफ जी एंड जो विडो होगा, राइट। चलिए आंसर्स को देखना शुरू करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम पॉइंट नंबर 4 एफ मैरीज टू आइदर ए और सी, ठीक है। इफ वी कंसीडर कि एफ की शादी ए से होती है, इसका मतलब जी की शादी किससे होगी, या तो बी से होगी या सी से होगी। अगर हमने कंसीडर किया कि एफ की शादी ए से है, इसका मतलब जी किससे हो जाएगा, आइदर बी और सी। और अगर हम एज्यूम करते हैं कि जी की शादी बी से हो रही है, देन ई मैरिड टू डी। और अगर जी की शादी सी से हो रही है तो ई मैरिड टू आइदर बी और डी। ओके, अगर एफ की शादी सी से हो रही है, सेकेंड कंडीशन, राइट, देन जी मैरिज टू बी आ जाएगा, राइट, और ई मैरिज टू डी आ जाएगा। यहां तक सबको पता लग गया। हेंस द कपल फॉर्म्ड आर ए एफ जी बी ई डी। एक तो ये बन सकता है ए एफ जी सी ई बी, ये भी बन सकता है ए एफ जी सी ई डी, ये भी बन सकता है एफ सी जी बी एंड या एंड ई डी, ये भी बन सकता है। पर ये सब किसी ना किसी स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ओनली ए एंड एफ, ओके, जी एंड बी and E and D formed couple. It means C is widow. It means आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो गया, C. C is widow, right? बाकी हमें पता लग ही चुका है। 12 का आंसर है E marries to D, F marries to A and G marries to B. C is widow. I hope आप सभी क्वेश्चंस का आंसर विद द हेल्प ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ी थी इजीली कर पाए होंगे, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन समझ आया हर बच्चे को अच्छी तरह, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई है, बिकॉज अब तक हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हमने 2 मेजर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। हमने देखा था पोजीशंस ऑफ हाइट के बारे में भी, कौन किससे लंबा है या कौन किससे छोटा है, उस अकॉर्डिंग हमने उनको अरेंज किया था, अप टू डाउन या डाउन टू अप, जैसे मर्जी कर लीजिए आप। बट हमने उस क्वेश्चन में एक चीज पढ़ी थी कि हमें जो बंदा टॉलेस्ट होगा उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी हुई। मतलब उस बंदे, जैसे कि हमारे पास 2 बंदे थे वहां पे, अज्यूम कीजिए राकेश और रजत। राकेश और रजत में से कौन टॉप पे होगा ये चीज मेंशन नहीं है, बट ये बता रखा है कि राजेश और रजत किस किससे टॉलर हैं। इन दोनों में अगर कोई क्लियरिटी नहीं थी, इसका मतलब जिसके बारे में नहीं पता वो टॉप पे चला जाएगा, या जिसके बारे में पता होता वो टॉप पे जाता। अगर नहीं पता है तो हम इसके आंसर को वहां से मार्क नहीं कर सकते। समझ आया? वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर हमें देखना है इंस्ट्रक्शंस को। इंस्ट्रक्शंस इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखी हुई है, राइट। चलिए, क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है कि एक वैगाबॉन्ड, मतलब जो बंदा सिगरेट पीता है, ठीक है, अ वैगाबॉन्ड इज रन आउट ऑफ सिगरेट्स, ठीक है। एक बंदा सिगरेट पीता है, सिगरेट्स खत्म हो गई हैं। जब उसके बारे में पता लगाया, ही सर्च फॉर स्टैब्स, मतलब जो सिगरेट का बचा हुआ पोर्शन होता है। आई विल ड्रॉ यहाँ पे ना, चलिए, ठीक है। ओके, ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्टब्स, ठीक है, दिस कंप्लीट इज कॉल्ड अ सिगरेट। ओके, चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, हैविंग लर्न दैट 7 स्टब्स कैन मेक अ न्यू सिगरेट, मतलब जो ये 7 बचे हुए पोर्शंस होंगे ये मिलके 7 इंटू स्टब्स क्या बन जाएगा, एक सिगरेट बन जाएगा। समझ आया ये वाला कंडीशन? इसको रीराइट करता हूं सो दैट क्लियरिटी बनी रहे। चलिए क्या लिखा हुआ है, 7 स्टब्स विल गिव यू 1 सिगरेट, राइट। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड, ठीक है, ओके, गुड एनफ टू स्मोक टू बी स्मोक्ड। ओके, ही बथर्स हाउ मच, 49 स्टब्स, ठीक है, उसने कितने खट्टा किए, 49। इफ ही स्मोक 1 सिगरेट एवरी 3/4 ऑफ एन आवर, 3/4 मतलब 45 मिनट्स एक सिगरेट यूज करता है वो, हाउ लॉन्ग ही विल स्टे। चलिए ये बन गया आपका आंसर्स के लिए पार्ट, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। उसने सर्च किया, उसे कितने स्टब्स मिले, 49 स्टब्स। ये क्लियर होगा सभी बच्चों को यहां तक? इसका मतलब अगर हम 7 स्टब से एक बनाते हैं तो 49 डिवाइडेड बाई 7 गिव्स यू 7, राइट। और लेट जस्ट ड्रॉ दिस 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब उसने ये उसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 सिगरेट्स का उसने स्टब्स को कलेक्ट कर लिया, 7 सिगरेट्स फॉर्म कर ली उसने 49 स्टब्स की हेल्प से। हाउ मच, 7 सिगरेट्स, राइट। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट सिगरेट से सेकंड सिगरेट के बीच में टाइम कितना हो गया, 45 मिनट्स। इन दोनों के बीच में टाइम कितना हो गया, 45। हियर आल्सो 45, हियर आल्सो 45। एंड एज सून एज ही फिनिशेस, जैसे ही वो अपनी 7th सिगरेट को खत्म करता है उसके पास दोबारा से 7 मोर स्टब्स बच जाएंगे, then he'll form 1 more cigarette, 8 cigarettes, 45 minutes more. How much? 1 2 3 4 5 6 7. 7 multiplied by 45 gives you what? Okay, and after this he is able to sustain for how much more, 45 more minutes after consuming the 8th one. Total is 8, right? 8 multiplied by 45 will give you 8 5s are 40, 8 4 32, 34, 35, 36, right? 360. And when we divide 360 by 60, we will get 6 hours. I hope समझ आया होगा सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर बी, मतलब he can sustain or smoke for 6 hours. आई होप ये वाला पार्ट हर बच्चे को क्लियर हो चुका होगा। मैंने ये पार्ट बड़े ही आराम से एक्सप्लेन किया है इसका एक एक पार्ट, बिकॉज एक लैंग्वेज क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक क्वेश्चन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। समझ आया हर बच्चे को? चलिए ठीक है, ये आपका एक और सॉल्यूशन लिखा हुआ आपके सामने। 49 स्टेप्स इनिशियली formed 7 cigarette, right? And 7 cigarettes can sustain for 5 hours and 15 minutes. But as soon as हमारे पास 7 स्टब्स आ जाएंगे, हम उसका एक और सिगरेट बना देंगे तो और 45 मिनट्स सस्टेन कर पाएंगे। इवेंचुअली हमें कितना मिल जाएगा, 6 घंटे का हम लोग टाइम स्पेंड कर पाएंगे, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट 2 क्वेश्चंस के बारे में, राइट? दैट इज 17 और 18। इसके अंदर भी आपको 2 क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली रीड करना है, राइट? ठीक है, इसके बाद इस क्लास को हम यहाँ पे खत्म करेंगे, राइट? चलिए ये आपके सामने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। देयर आर 70 क्लर्क्स। अब जो मैं मार्क करूंगा उसको लिखते चलिएगा। देयर आर हाउ मेनी, 70 क्लर्क्स। ये समझ आ गया? वर्किंग विद
मिस झा लाल खन्ना एंड को चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, मिस झा लाल खन्ना which who is a co-chartered accountant of 30 females. Okay, out of which 30 are females. Basically 40 क्लर्क हैं टोटल, जिसमें से 30 क्या है, फीमेल, ठीक है, बाकी बच्चे 40 मेल, ये हो गए फीमेल, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब क्या लिखा हुआ है, 30 क्लर्क्स आर मैरिड। पहला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, जो 30 क्लर्क्स हैं वो सभी क्या हैं, मैरिड हैं, मतलब शादीशुदा हैं। अब ये चीज कंडीशन याद रखना, 70 क्लर्क्स, ये स्पेसिफाई नहीं किया कि इसमें से कितने लड़की हैं कितने लड़कियां हैं, और ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि वो आपस में मैरिड है या दे आर मैरिड। लाइक इफ आई वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, मैं कहीं कंपनी में काम करता हूँ और मैं मैरिड हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी अपने एम्प्लॉय के साथ मैरिड हूँ। आई मैरिड टू समवन एल्स, वो कंपनी का हिस्सा नहीं है, राइट। सो इसी तरह 30 क्लर्क्स आर मैरिड, इसका मतलब 30 मतलब 30 ही हो सकता है, अदरवाइज वी कैन से कि 60, राइट। इफ वी कैन से कि 15 मैरिड कपल्स हैं, इसका मतलब आपस में शादी है उनकी, राइट, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। बट हियर 30 क्लर्क्स आर मैरिड, इट मीन्स 30 मैरिड कपल, 30 मैरिड पर्सन्स आर वर्किंग आउट ऑफ 70, राइट। ओके, सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या बताती है, 24 क्लर्क जो हैं आउट ऑफ 70, उनकी एज क्या है, 25 से ऊपर है। ओके, 19 मैरिड कपल्स, थर्ड सेकंड का पता लग गया, 24 ऐसे क्लर्क हैं इस कंपनी में जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है। चलिए थर्ड क्या कहता है, 19 मैरिड क्लर्क्स आर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे, 19 शादीशुदा जो क्लर्क हैं उनकी उम्र 25 से ज्यादा है, जिसमें से 7 फीमेल हैं। इसका मतलब मेल कितने हुए, 12 मेल, सॉरी 7 मेल्स हैं और 12 फीमेल्स। चलिए ये क्लियर हो गया यहां तक। अगला देखते हैं, 12 मेल्स आर अबव 25, 12 जो लड़के हैं उनकी एज 25 से ऊपर है, और 15 मेल हैं जो शादीशुदा भी हैं। यहां से तो ये क्लियर हो गया कि आउट ऑफ 70 15 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। क्लियरिटी आती जा रही है, जितना ज्यादा आप इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी आपकी। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी अनमैरिड गर्ल्स आर देयर। क्या पूछा है, हाउ मेनी अनमैरिड गर्ल्स। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ दीज अनमैरिड गर्ल्स आर अबव 25। पहले क्वेश्चन में पूछा है कितनी अनमैरिड लड़कियां हैं, अगले में क्या पूछा है, कितनी अनमैरिड लड़कियां 25 साल से ऊपर है। इसको हम एक टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे, राइट। चलिए मैंने ये टेबल बना ली, इसके लिए अंडरस्टैंड करना। पहले मेल कितने हैं, 40, फीमेल कितनी है, 30, ये सब अच्छे से क्लियरिटी आ गई। चलिए मैरिड कितने हैं इन दोनों में से, 7, मतलब 7 लड़के मैरिड हैं जिनकी एज अबव 25 है, और 12 लड़कियां मैरिड हैं जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा बड़ी है। टोटल कितने थे हमारे पास, 30, 19 तो यहां हो गए, और 3 लड़कियां ऐसी हैं जो 25 साल से छोटी हैं, राइट, बट मैरिड हैं। सिमिलरली 8 लड़के ऐसे हैं जो 25 साल से छोटे हैं पर अभी मैरिड भी हैं, राइट। अनमैरिड कितने हैं जो 25 से ऊपर हैं, लड़के कितने हैं, 5, लड़कियां हैं 0। चलिए अनमैरिड लड़के जो 25 साल से छोटे हैं वो हैं 20, लड़कियां कितनी हैं, 15। सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, 17, हाउ मेनी अनमैरिड गर्ल्स आर देयर। यहाँ देखिए अनमैरिड यहाँ 0 एंड यहाँ 15, टोटल कितना हो गया, 17 का आंसर आ गया कितना, 15 गर्ल्स, ठीक है, अनमैरिड है इसीलिए। हाउ मेनी अनमैरिड गर्ल्स आर देयर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, अबव 25। देखिए अबव 25 अनमैरिड 0, सो हियर यू कैन मार्क 0 एंड हियर यू कैन मार्क 15। समझ आया, आंसर्स यहाँ पे इसके ये लिखे हुए, ठीक है। इन 15 अनमैरिड गर्ल्स नो गर्ल इज, इट मीन 0 अबव 25। समझ आया, सभी 18 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए। सो देखिए इस चैप्टर का बहुत बेसिक सा रूल है, रीड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, मेक शॉर्ट नोट्स, और उन नोट्स को देखते हुए राइट ऑल योर आंसर्स, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। मैंने इसमें क्या किया था,
सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा, उसके बाद उसके बेस पे ये टेबल फॉर्म कर लिया। हमने पहले भी एक टेबल फॉर्म किया था, ठीक है। इसी तरह आपको हमेशा एक टेबल फॉर्म करना है और आंसर को मार्क करना है, राइट। हमने टेबल फॉर्म किया, क्वेश्चन क्या था, अनमैरिड गर्ल्स बताइए जो कि 25 साल से छोटी हैं, 15 आंसर हो गया उसका। अनमैरिड गर्ल्स बताइए जो 15 साल से बड़ी 25 साल से बड़ी हैं, आंसर हो गया 0। बहुत सिंपल चीज थी, बस आपने पूरे चैप्टर के अंदर इसी तरह इसको कंटिन्यू करना है, राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करते हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, सबसे पहले डाउट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को देखिए आराम से, राइट। उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, प्रोसीजर का नोट बना लीजिए कि हाँ क्या प्रोसेस को फॉलो करना है जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पजल टेस्ट के, राइट। एंड डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है, किस तरह आपने सभी इंस्ट्रक्शंस को रिलेट करना है आपस में। जो बच्चा, वैसे तो इस वीडियो के बाद हमने 18 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर बच्चे को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है या डिफिकल्टी आ रही है, क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है, उसके लिए आप इस वीडियो के या इस एग्जैक्ट चैप्टर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए। उसके अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चंस को डाला हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी डाला है, लास्ट में सभी के आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई, राइट। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।